Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 3। इसका मतलब ये है कि हम इसके पहले दो वीडियो डाल चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, राइट। और जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बता दूं कि बूस्टर पैक लेटेस्ट जिनकी आंसर की रिलीज हुई है उसका सॉल्यूशन लेकर आता है। और वो भी सारे क्वेश्चंस का नहीं, बल्कि जो ट्रिकी हो, टाइम कंज्यूमिंग हो और टफ हो, उसको वो एक्सप्लेन करता है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम में कैसे एक्सेस करना है, वो बतलाता है, ताकि कम से कम टाइम में कितने स्मार्ट वे से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ बूस्टर पैक का इंट्रोडक्शन, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस लिए हैं, जो आप स्क्रीन पर एक एक करके मैं आपको दिखा दूं। ये पजल्स हैं, राइट। सेकंड में भी पजल्स ही हैं। थर्ड में मैथ्स का क्वेश्चंस है। फोर्थ में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस है, आप इसे देख सकते हो। और 5 में ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है। और ये भी, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है 6 नंबर में। और 7 में ये थोड़ा सा एंगल्स का है। एडवांस तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ उसी का पार्ट है। बट इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। दो क्वेश्चंस मैंने लास्ट वाले इजी लिए हैं, ताकि बीच में थोड़ा थोड़ा मन लगा रहे, राइट। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और उसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, आप वीडियो पॉज करके पहले कोशिश कर सकते हो, यदि बन जाए तो अच्छी है, नहीं तो चलो मेरे साथ। तो हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, क्या बोलते हैं कि 7 व्यक्ति हैं, NOPQRSOT, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। सॉल्व करने से पहले ये बता दूं मैं कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बूस्टर पैक 1 में भी इसको डिस्कशन किया था, कि आप ना पहले फ्रेमिंग करना सीखो कि फिक्स्ड क्या चीज़ है और पॉसिबिलिटी क्या चीज़ है। तो आपको दोनों ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता ना कि पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है ना। मान लो कि ए और बी के बीच में कोई है, तो वो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी और ए के बीच में रहे। है एक ही चीज़, लेकिन दाएं बाएं मायने तो रखेगा ना। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर है। तो 7 लाइन पहले हम ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से समझना, ये लाइन को थोड़ा सा सीधा करना था, इस लाइन को थोड़ा सा सीधा करना था मुझे। एक सेकेंड, बस इसको इरेज ही कर लेता है। ये मैंने लिया पॉइंटर और ओके। तो यहाँ पे 2 लाइन है मेरा, और एक लाइन यहाँ पे है। गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब ये उत्तर दिशा की ओर मुख रहता है, उत्तर दिशा की ओर मुख किया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा, अब आपको बताएंगे रीजन ये क्यों कर रहे हैं। सॉरी, आपको रीजन हम डेफिनेटली बताएंगे कि ये क्यों कर रहा हूँ। पेपर पे तो करना काफ़ी इजी है, बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन ये डिस्प्ले पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, तो उत्तर की ओर मुखरित है, मतलब उत्तर दिशा की ओर है। तो जो मेरा दाएं है वही इसमें भी दाएं होगा, और जो बाएं मेरा होगा वही बाएं होगा, राइट। तो ये क्वेश्चंस में तो आप इजी ट्रीट कर सकते हो। लेकिन अब इसके थोड़ा सा हम बियॉन्ड में एक्सप्लेनेशन करते हैं। यदि इसका डायरेक्शन दक्षिण दिशा होता, यदि इसका डायरेक्शन दक्षिण दिशा में होता, तो दाएं बाएं तो उल्टा हो जाता ना। यस या नो? बोले हाँ, ठीक है। तो एग्जाम्स में यही बात याद नहीं रहता है। जब दक्षिण दिशा वाला आपको करके दे देगा ना, तो आपको यदि माइंड में सेट कर लिया कि इधर दाएं इधर बाएं होता है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, हो जाएगा। और थोड़ा सा यदि और एग्जामिनर को
टफ क्वेश्चंस बनाना हो तो वो क्या करेगा ना कि लाइन में व्यक्ति तो है लेकिन वो बता देगा ना कि कुछ लोग उत्तर दिशा की ओर है और कुछ दक्षिण दिशा की ओर है। तो ऐसे टाइम में इस तीर को मार्क करना एग्जाम्स में वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप समझ सकें कि यदि मान लीजिए कि ये उत्तर दिशा की ओर है तो इसका दाएं ये होगा, लेकिन क्या इसका दाएं ये थोड़ी ना होगा, इसका दाएं इधर होगा, इसका दाएं इधर होगा। तो जब थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सब बनाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आएगी, लेकिन ये चीज़ें हैं उत्तर दिशा की ओर मुखरित है तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो पहला है, पहली लाइन, टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। मैंने आपको बताया था आपको पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी है और फिक्स चीज़ को ड्रॉ करना है। पॉसिबिलिटी को मैंने ऊपर में ड्रॉ करता हूँ, चलो कि ये मेरा पॉसिबिलिटी है। टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, या तो टी यहाँ हो सकता है या टी यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला हाँ ठीक है। आर के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एक बात बताओ, ये तो फिक्स्ड लोकेशन आपको है ना, जो फिक्स्ड लोकेशन है वो आपको नीचे में ड्रॉ करना है। आर के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, आर ये रहा, इसके बाईं ओर यही होगा, यानी जो मेरा बायां होगा ये इसके भी बायां होगा। तो आर के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं तो इसका ये फिक्स्ड लोकेशन है, ठीक है। पी आर के ठीक दाईं ओर है, पी जो है आर के ठीक दाईं ओर, कोई दिक्कत, फिक्स्ड लोकेशन वाला है ये। तो पी आर के ठीक दाईं ओर और एस के ठीक बाईं ओर, और एस के ठीक बाईं ओर। अब हम आपको एक चीज़ बतलाते हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। यदि एंड आ जाए, एंड आ जाए तो ये पहले वाले की मतलब, यानी ये निकट नियर वाले का बात नहीं करता, ये पहले वाले का बात करता है, ठीक है, पहले। लेकिन हु विच, हु विच और दैट यदि आ जाए तो ये नियरेस्ट को बात करता है। जब आप इंग्लिश के कॉमन एरर वगैरह बनाएंगे ना तो ये आते हैं, ये वाला ये वाला। तो हु विच दैट वाला कंडीशन हो गया, तो ये नियरेस्ट वाले की बात करता है। लेकिन ये जो है ना, ये एंड के बात बोल रहा है, यानी जो भी बात कर रहा है ना पी का बात कर रहा है। पी आर के ठीक दाईं ओर और एस के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। क्यू ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू क्यू ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। आपको ये नहीं पता कि क्यू वाला ओ यहाँ सेट करें या यहाँ सेट करें, आप पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या करना है। क्यू पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब है क्यू यहाँ नहीं हो सकता और क्यू यहाँ नहीं हो सकता। तो क्यू पंक्ति किसी छोर पर नहीं बैठा, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर है, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर है। एक बात बताऊं, क्या ये मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? क्यू ओ के ठीक बाईं ओर है। अब यदि हम ये वाला ये कंडीशन ले लेंगे कि क्यू ओ के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ यदि क्यू कर देंगे और यहाँ ओ कर देंगे तब तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि क्यू किसी भी छोर पर नहीं है। तो ये आप पॉसिबिलिटी से देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसा हो पा रहा है। तो क्यू और ओ यहाँ पर आ गया। तो अब बताओ, टी का दो पॉसिबिलिटी था, एक या तो यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ओ फिक्स ले लिया। तो अब यहाँ पर टी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका क्या क्या बच गया ये बताओ। पी आ गया, एन नहीं आया है तो एन यहाँ पर आ जाएगा। तो टी एन आर पी एस क्यू ओ ये लोकेशन हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे, यानी ये रहा ओ और ये रहा एन के बीच जो है ना ये यानी आर पी एस क्यू, चार लोग बैठे और यही आपका आंसर है। इसमें मेन आपको क्या ध्यान देना है, यदि सिर्फ उत्तर दिशा की ओर हो तो आप एरो ड्रॉ नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि दक्षिण दिशा की ओर दे रखा है तो आपको ये वाला चीज़ समझना है कि हम तीर को नीचे करेंगे ताकि हम दाएं बाएं को मिस ना करें। एग्ज़ाम में ये मिस डेफिनेटली हो जाती है, राइट। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी पजल सी है, ये भी टाइम लेगा थोड़ा।
देखो ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, वो तो 1 ही रहेगा। तो 6 5 4 3 2 1। देखो पॉसिबिलिटी वाले को आप इस साइड ड्रॉ कर लो, और जो फिक्स वाले हैं इसको इस साइड ड्रॉ कर लो। आपको देख लो जो आपके लिए अच्छा लगे लगे वैसा करना। ओके। और ऊपरी मंजिल क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल में 6। ए एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। हमको एक बात बताता हूँ, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और आगे भी होगा। क्या आपको ये बात पता है? प्राइम नंबर या तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, या 7 होगा, राइट। और प्राइम नंबर के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है, मतलब सम संख्या भी है और प्राइम भी है, राइट। कह रही हैं प्राइम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको ये पता है कि ये प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर है एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी ए या तो इस पे रह सकता है या इस पे रह सकता है या इस पे रह सकता है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना किस पे रह रहा है। एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ए और ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। अब सुनो, ए और ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। तो आपको क्या कुछ दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ए को आप यहाँ पर रखना पड़ेगा। आखिर प्रोडक्ट 3 कैसे होगा? 1 गुना 3 ही होगा ना। तो ए को यहाँ पर रखोगे, ये फिक्स्ड लोकेशन। तो चलो इसका तो कहानी खत्म हो गया अब। और ए और ई यहाँ पर रहेगा, तब तो ए और ई के प्रोडक्ट जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका प्रोडक्ट 3 होगा। बोला ना, ठीक है। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, इसका मतलब ये है कि बी को आप 4th फ्लोर पे रख दो और 2 व्यक्ति आगे रह गया, यानी ये भी फिक्स है। एफ सी के ठीक नीचे रहता है। एफ सी के ठीक मतलब क्या बोला, एकदम जस्ट नीचे। एफ एफ सी के ठीक नीचे रहता है, कोई दिक्कत? डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो डी तो हम कहीं नहीं चिपकाए, तो डी मैंने यहाँ चिपका दिया, क्योंकि एक ही जगह ये बचा है। अब पूछ रहा है कि डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो ये ए और बी रहता है, यानी 2 व्यक्ति रहता है, यानी इसका आंसर ये रहा। इसमें क्या ध्यान देना था? इसमें ध्यान देना था कि क्या आपको प्राइम नंबर के बारे में पता है क्या? प्राइम नंबर यदि हम जान रहे हैं तो हमको ए का लोकेशन पता चल गया कि या तो ये 5 पे हो सकता है, या 3 पर हो सकता है, या 1 पे हो सकता है। लेकिन जब इसने बोला कि ए और ई का प्रोडक्ट 3 है, तो ए और ई का प्रोडक्ट यदि 3 है तो ए पक्का तीसरे नंबर बिल्डिंग पे रहता होगा क्या? और ई नीचे आ जाएगा। उस हिसाब से फिर मैंने लोकेशन को फिक्स किया और ये आपका आंसर हुआ। ओके, काफ़ी टाइम लग रहा है, पहला क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब तो मैथ का क्वेश्चन है, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है, आराम आराम से हो जाएगा। क्या बोलते हैं, यदि 2 संख्या का अनुपात 5 और 3 है तो नंबर्स क्या हो सकते हैं? नंबर्स, ये मैंने क्या लेट करा, लेट नंबर्स 5y एंड 3y, ठीक है। 2 संख्या का अनुपात दे रखा है आपको, संख्या नहीं दे रखा, तो ये नंबर्स कुछ भी हो सकता ना, इसलिए 5y और 3y को मैंने लेट किया। उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135। अच्छा एक बात बताओ, 5y और 3y का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15y। कोई डाउट क्या?
भाई साहब ये पता है ना। और एच सी एफ क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, 5 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, तो एच सी एफ वाई हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एलसीएम और एच सी एफ का गुणनफल 135 है, इसका मतलब है 15y और y का प्रोडक्ट 135 है। 15 को काट दीजिए 9 बार में, 15 9 35 से, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, तो वाई की वैल्यू हो गई 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बोलता है एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग। एक बात बताओ, एलसीएम मैंने क्या निकाला था वहाँ पे, 15y, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे 3 है, तो 45। और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था y, इसलिए ये तो 3 हो जाएगा। इस सवाल लेने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको मन लगा रहे कि मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। 45 का यदि आपको बोलेगा व्युत्क्रम क्या है तो 1/45। 3 का बोलेगा व्युत्क्रम क्या है 1/3। आप दोनों को यहाँ पर ले लो एलसीएम, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, और ये आ जाएगा 16/45। टाइम को मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, शायद समझ में आपको आ गया होगा, राइट। तो ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये मज़ा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको शायद लगेगा कि नहीं कुछ स्मार्ट तो सोचो भाई। देखो, एक आदमी है 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता तो उसे इस दूरी को बचे हुए समय तय करने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होनी चाहिए। देखो, अब आपको माइंड में ये लगेगा ना, हम एक काम करते हैं कि 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। भाई साहब जैसे आप ये सोचे तो वहीं आप फंस जाएंगे। रीजन, 519 में 7 से भाग देंगे, 7×7 = 49, 29 बच गया, वो कटेगा ही नहीं। तो सवाल हो जाएगा आपका कैलकुलेटिव। तो हमको कैलकुलेट तो करना है नहीं, कैलकुलेटिव सवाल नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, देखिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बोला ना कि 2/3 डिस्टेंस, ठीक है, 2/3 डिस्टेंस यानी दूरी का ही ना पार्ट है वो। बोला हाँ ठीक है। मैंने क्या कर लिया, डिस्टेंस को लेट कर लिया 3। अब डिस्टेंस को 3 लेट करने का रीज़न ये है, टोटल डिस्टेंस को मैंने 3 यूनिट लेट कर लिया, 3 यूनिट। तो जब 2/3 डिस्टेंस कवर हो गया, आप सुनो, तो इसका 2/3 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर तो 1 डिस्टेंस बचेगा, यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, इस वाले डिस्टेंस को 5/7 समय में तय कर लेता है। अब सुनो, 5/7 समय में तय करता है, 5/7 समय में तय करता है, यानी टोटल टाइमिंग कितना था, 7 घंटा। टोटल टाइमिंग कितना था, 7 घंटा। और 7 का 5/7 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 घंटा कंज्यूम हो गया है मेरा, ठीक है, 5 घंटा कंज्यूम हो गया। अब हमको 2 घंटा में इस डिस्टेंस को तय करना है। अब सुनो ध्यान से, अब ये सुनना है ध्यान से कि इस 3 यूनिट की वैल्यू कितना, मैंने जो 3 यूनिट लेट किया एक्चुअली में वो क्या है, 519 किलोमीटर है। बोला हाँ ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दो भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 519/3 किलोमीटर। बोला ये भी ठीक है। नाउ अब एक बात बताओ, इसी 1 यूनिट को 2 घंटे में तय करना है। 2 घंटे कहाँ से आया पता है ना, 5 घंटा मेरा कंज्यूम हो चुका है, 2 घंटा बचा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 7 घंटा में तय करना है हमको। तो 519/3 यानी ये 1 यूनिट की वैल्यू है, यानी इतना किलोमीटर, और इतना किलोमीटर को आपको
2 घंटा में तय करना, तो इससे डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा मेरा। बोला आ जाना चाहिए। कटा दो इसको, 3 से, 17 तिया 51, 3 तिया 9, यानी ये जो है 173/2। अब इसको डिवाइड कर दो, 8 दूना 16, 13 बचा, 6 दूना 12, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 5, और ये रहा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हुआ। तो इसमें मेन क्या था? मेन ये था कि आपको मेन डेटा पे काम नहीं करना है। 2/3 बोले, जो भी बोले, तो जो नीचे में बोले, जैसे यहाँ पर क्या मैंने लिया 3, क्यों लिया 3? इसलिए लिया कि इससे ना, इससे वो कट जाए, इसलिए मैंने 3 लिया। तो मैंने ये डिस्टेंस को लेट किया 3 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस को मैंने 3 यूनिट किया, तो 2/3 यहाँ से 2 आ जाएगा। और जब 2 यूनिट सफ़र हो चुका है, हमको इससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। बचा कितना? 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ पर बचा। और टाइम का क्या बोला? 5/7 समय में तय करता है, 5/7 समय में तय करता है, तो 5 घंटा यहाँ पर जा चुका है। अब बचा कितना? 2 घंटा। अब इस 2 घंटा में 1 यूनिट को कवर करेगा। आप 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ से भी निकालोगे, फिर आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। आप कैलकुलेटिव वे में कभी मत पढ़ना, वरना फंस जाओगे, सवाल का आंसर फिर आ नहीं पाएगा। राइट। जिन्हें नहीं समझ में आता है वो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं अपकमिंग वीडियो में आपको सॉल्यूशन करूँगा और डेफिनेटली समझाने की कोशिश करूँगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी आपको स्मार्ट अप्रोच काम आने वाला है। अब क्यों काम आने वाला? देखो, हमेशा मैं एक बात बताता हूँ कि आप ना जब क्वेश्चंस बनाओ ना, ऑप्शन ज़रूर देखो। इसलिए ऑप्शन देखो कि ऑप्शन यदि परसेंटेज में दे रखा है, तो मैं इस डेटा पे, इस पे क्यों काम करूँ? हमको इसका तो काम ही नहीं है भाई। तो बोला क्यों, कैसे नहीं काम है, बताता हूँ। अच्छा, आपको एक बात पता है ना कि जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस पर जब कोई आप डिस्काउंट दोगे तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाओगे। पता है? नहीं पता है तो आज जान लो कि जब भी डिस्काउंट मिलेगी आपको, मार्केट प्राइस पे मिलेगी। जब भी आप कहीं पर भी जाएं तो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलते हैं। ओके। अब कहते हैं एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अच्छा, एक बात बताओ थोड़ा सा, कि 30% का मतलब क्या होता है? ये तो यार सबको पता होगा ना, नहीं पता तो सीख लो। 30% का मतलब 30/100, कटा देंगे तो 3/10। चूंकि क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो मेरा ना मार्केट प्राइस कुछ इस तरह से होगा, 13/10। चूंकि मुझे परसेंटेज पर काम करना है, और ये डिस्काउंट का कुछ भी फ्रैक्शंस हो सकता है, उसके बाद हम फ्रैक्शंस पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि लाभ प्रतिशत 2% हो। तो 2% का मतलब क्या होता है? 2% का मतलब होता है 2/100। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, या तो इसको कटा के लिख लो, 1/50। तो यदि लाभ है तो ये कितना हो जाएगा? 51/50, यानी ये सीपी है मेरा। और जब हम लाभ लेके बेचेंगे 2%, तो ये हो जाएगा 51। तो हमको इसी का तो वैल्यू निकालना है। यही नहीं पूछा है कि डिस्काउंट कितना उसको मिला। तो 10/50। और ये जो डिस्काउंट है ना, आप फ्रैक्शंस में आपको दिखलाएंगे कि कैसे काम करता है ये। तो ये 51 और 13×5 = 65, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो डिस्काउंट का आपका फ्रैक्शन आया ना, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये जो 65 का चीज़ 51 में बिक रहा है। क्यों 51 में बिक रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ उसको डिस्काउंट दिया गया है। तो कितना डिस्काउंट दिया गया है? 51 14 65 होता है, यानी 14×100/65। बोला हाँ ठीक है। 5 से कटाएंगे 13, 5 से कटाएंगे 20। अब इसको कटा दो, 280/13। थोड़ा सा रफ में आ जाते हैं डिवाइड करने के लिए।
280/13, तो 13 दूना 26, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर 20, 13 यहाँ पर कितना बचा 7, यहाँ पर कितना बचा 13×5 = 65, यहाँ फिर 5 बचेगा 50, 13×52 तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ ले सकते हैं। तो 21.54, 21.54 यानी 21.54% का डिस्काउंट दिया होगा दुकानदार साहब ने। तब वहाँ पर चलो, क्या आपको बात की समझ में आई? यदि समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर नहीं समझा मेरे भाई, तो आपका भाई डेफिनेटली सॉल्व करेगा। समझ में आई? ये रहा मार्केट प्राइस, ये रहा डिस्काउंट का फ्रैक्शंस, और ये रहा एसपी। मैंने इसी चीज़ को एक्सटेंड करके लिख लिया है और उसके बाद सेट कर दिया है। आंसर डेफिनेटली आपके माइंड में आ गया होगा, मतलब समझ में आ गई होगी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इजी है, लेकिन आपको बनाने के लिए मैंने इसको लिया था। ठीक है, सीपी में को यदि आप किसी फ्रैक्शन से गुना कर दो तो आप एसपी पर जा सकते हो। वही बात है जो आप सोच रहे हो कि यदि सीपी ये रहा और किसी वस्तु को यदि हम 20% लाभ पर बेचते हैं, तो आप इस तरह से हो सकता है शायद कभी यदि बच्चे में आपने पढ़ लिया हो कि 20% लाभ पर बेचते हैं तो 100 प्लस जो लाभ का परसेंटेज है वो जोड़ेंगे और वो करेंगे, तब हम पहुंचेंगे एसपी पर। तो भाई साहब उस जमाना से बाहर निकलिए, उस जमाने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। यदि आपको बोलेगा ना 20% अभी कि 20% प्रॉफिट पर किसी को बेचना है, तो आप सीधा बोलेंगे 6/5 पर बेचेंगे। आपको ये फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, ये सब चक्कर में से दूर हो जाए। ओके, अब सुनो, 1 रुपया में 7 नींबू खरीदे तो सीपी क्या होगा? 1 रुपया में 7 नींबू खरीदे यानी 7 नींबू का प्राइस कितना है? 1 रुपया, तो 1 नींबू का प्राइस कितना होगा? 1/7 रुपया। ठीक है, तो हम 1/7 एक नींबू का प्राइस है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये आपका रुपया होता है। ठीक है, ऊपर वाला फ्रैक्शन, ये जो ऊपर वाला मतलब अंश को बोल सकते हो आप। ओह सॉरी यार, हाँ, आप इसको न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये रुपया है और ये आपका क्या है? नीचे वाला क्वांटिटी है। अगला बार एग्जाम्स में इतना ना करना कि 7 नींबू का दाम 1 रुपया, डायरेक्ट रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे, 1 रुपया ऊपर 7 नींबू नीचे, ये हुआ सीपी आपका। ठीक है, 75% का लाभ कमाना है। 75% का मतलब क्या होता है? आपको बोल देगा 75% का मतलब क्या होता है, तो 3/4 आप बोलेंगे डायरेक्ट ना। 75% का मतलब 3/4 होता है, लेकिन चूंकि लाभ पर बेचना है तो क्या मैं इस फ्रैक्शंस को ऐसे लिखूंगा? क्योंकि 4 यूनिट पर 3 यूनिट का लाभ है और हमको जाना है सीधा एसपी पे, तो मैंने क्या करा कि 7/4 कर दी और ये आपका कट जाएगा, तो आपका 1/4 एसपी आ जाएगा। 1/4 एसपी आ जाएगा यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऊपर वाले को मैंने क्या बोला था कि ये क्या है? रुपया है, यानी 1 रुपया है, और ये क्या है? क्वांटिटी है। तो उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए? 4 नींबू बेचना चाहिए। यदि पूछ दे तो 2 रुपये में कितने नींबू बेचना चाहिए, तो आप वहाँ तक भी आंसर तक जा सकते हो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 नींबू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? ऐसे 1 ही रुपये का पूछता है वो, जब ये क्वेश्चन इस टाइप का देखा गया तो 4 आंसर, तो 4 लेमन्स को उसे बेचना चाहिए और ये आपका
आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, काफी इजी अगेन। जब भी बोलता है पूरक कौन, थोड़ा सा रफ में आता है। पूरक, और एक होता है संपूरक। इसमें दो एंगल का सम कितना चाहिए? 90 डिग्री। संपूरक 180। हिंदी वाले के लिए याद करने का सबसे बड़ी बात ये है, पूरक छोटा है 90 डिग्री को ले लेंगे, संपूरक बड़ा है 180 को ले लेंगे। ठीक है, हिंदी वाले के लिए आप सुनो। संपूरक बोला है, क्या बोलता है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। तो जो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल होगा, मान लिया मैंने कि वो y डिग्री है, तो जो बड़ा वाला होगा, लार्जर एंगल जो होगा वो होगा y प्लस 50 डिग्री। हाँ ठीक है, दोनों को जोड़ दो और 180 के बराबर कर दो, यानी 2y प्लस 50 बराबर 180। वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी? 65 डिग्री। तो ये जो छोटा वाला एंगल है ना, वो 65 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ध्यान ये देना था आपको, यानी पूरक होते हैं, पूरक में दो कोणों का सम 90 डिग्री और संपूरक में दो कोणों का सम 180 डिग्री। इंग्लिश वाले के लिए भाई साहब ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में पूरा चीज आता है, यानी 180 और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री। इजी क्वेश्चंस ताकि आप बना सकें। और आज का ये सेशन एंड होता है। बाकी आप बताना कहाँ पर आपको समझ में नहीं आई। 2 या 3 4 क्वेश्चंस अच्छे थे, बाकी बात इजी क्वेश्चंस थे। आप इजी खुद बनाएं, और यदि टफ भी बनता है तो उसे भी बनाएं, क्योंकि बनाना ज़रूरी आप ही के लिए है, राइट। और इस क्वेश्चंस के साथ इस सेशंस को हम एंड कर रहे हैं। और बाकी आप अपने कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा नहीं लगा, राइट। थैंक यू सो मच।